गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो आप लोगों ने कहा था सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखे, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक आपका थर्ड चैप्टर है बच्चों, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेशे क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, और संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके उपयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखो, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? देखो, आप लोग जानते हो कि भाई जो कपड़े होते हैं वो छोटे छोटे धागों से निर्मित होते हैं। ठीक है ना, कपड़ों के अंदर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे धागों को इकट्ठा करके आपस में बुन के एक पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो धागे वगैरह होते हैं, धागे नुमा संरचना होती है, इसको हम रेशा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेशा। रेशे सामान्यतः देखा जाए तो उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर दो भागों में विभाजित होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राकृतिक रेशे और दूसरा होता है संश्लेषित रेशे। ठीक है, फिर हम प्राकृतिक रेशों को भी दो भागों में बांटते हैं बच्चों, वो भी उनकी उत्पत्ति के आधार पर बांटते हैं। एक तो होते हैं जंतु से प्राप्त रेशे, ठीक है, एनिमल फाइबर, और एक होता है हमारा जो हमारे वनस्पति से प्राप्त रेशे होते हैं वो वाले। ठीक है, उसके बाद में संश्लेषित रेशों को हम कई सारे वर्गों में बांटते हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारे जंतु से प्राप्त रेशे होते हैं वो कौन से होते हैं और वनस्पति से प्राप्त रेशे कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, जंतु द्वारा प्राप्त रेशे व वनस्पति द्वारा प्राप्त रेशे। जंतुओं द्वारा प्राप्त रेशे वे होते हैं जो कि हमें प्रकृति में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ ऊन ऊन हमें भेड़ से मिलती है, जो भेड़ के बाल होते हैं उससे हम ऊन बनाते हैं। ठीक है, तो ऊन जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। क्लियर है बच्चों? और कौन सा वाला है? जो जंतुओं से मिलता है। ठीक है मतलब कि जंतुओं से मिलने वाला प्राकृतिक रेशा है ऊन। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो ऊन के अलावा हम कह सकते हैं जंतुओं से हमें और क्या मिलता है, खाल मिलती है। ठीक है ना, जिससे हमारे बेल्ट वगैरह ये सब, वैसे भी रेशे में तो नहीं आती लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई लेदर जो है वो भी एक तरीके का रेशा ही है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं प्राकृतिक रेशों की तरफ। प्राकृतिक रेशों में हमें देखो कौन कौन से मिलते हैं। प्राकृतिक रेशों में हमें पेड़ों से मिलने वाले रेशे होते हैं, जैसे कि जूट आप लोगों ने देखा होगा, एक रस्सी आती है जिससे बोरी बनती है ना, वो वाली जूट। ठीक है, वो। उसके अलावा हमें मिलता है ऊन क्या, कपास यानी कि रुई। ठीक है, रुई जो होती है बच्चों वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। कपास का पेड़ होता है, उससे रुई मिलती है, रुई से फिर धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है, कॉटन जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये उदाहरण थे आपके प्राकृतिक रेशों के। और जंतु रेशों में हमने देखे हैं ऊन और सिल्क। एक सिल्क भी आएगा। सिल्क क्या होता है बच्चों? देखो, सिल्क का कीड़ा होता है रेशम का। ठीक है, तो रेशम जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है जो कि आपको जंतु से मिलता है। ठीक है, जंतु वाला प्राकृतिक रेशा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि भाई प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, उनके कितने प्रकार है। प्राकृतिक रेशे हमने दो प्रकार के देखे। पहला देखा हमने जंतु वाला प्राकृतिक रेशा, दूसरा देखा हमने वनस्पति से प्राप्त प्राकृतिक रेशे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम संश्लेषित रेशों की ओर। संश्लेषित रेशे कैसे होते हैं और क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे वह रेशे होते हैं जो मानव द्वारा कल कारखानों में निर्मित किए जाते हैं और लेबोरेटरीज में निर्मित किए जाते हैं। इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्या क्या कहते हैं हम? संश्लेषित रेशे भी कह सकते हैं और मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं नायलॉन 66, पीवीसी, प्लास्टिक। ठीक है ना, और इसके अलावा हो सकता है बेकेलाइट। ये सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक रेशे की संरचना किस प्रकार की होती है। देखो, संश्लेषित रेशे क्या है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धागे से जुड़े मानकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप की बनावट को स्मरण कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। चित्र में अथवा इसके समान कुछ कागज क्लिपों से जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? दोनों में ये समानता होगी बच्चों कि ये जो आपने
क्लिप से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, जो क्लिप वाली स्ट्रक्चर है, इसमें ये छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है। दिख रही है आपको, एक छोटी यूनिट, ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर 10। ठीक है, तो ये जो आपके रेशे होते हैं ये इसी तरह की छोटी छोटी श्रृंखलाओं से मिलके बने होते हैं, यूनिटों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और इन रेशो को हम, इन यूनिट्स को कहते हैं बहुलक या फिर पॉलीमर। क्लियर है? अब ये जो पॉलीमर होते हैं ये कार्बन की लंबी चेन होती है। ठीक है, ये क्या होती है? कार्बन की लंबी चेन होती है। कार्बन हमारा एलिमेंट जो होता है, ठीक है, उसकी एक लंबी चेन होती है। और संश्लेषित रेशों के कुछ उदाहरण के अनुरूप हम इसे देखेंगे। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों से जुड़कर बनाई गई श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो कि बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ आपकी बहुलक की परिभाषा के बहुलक क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पे से आप लोग बहुलक को नोट कर लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में। बहुलक यानी पॉलीमर। पॉलीमर दो शब्दों से मिलके बना है, पॉली और मर। पॉलीमर जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है बच्चों, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या फिर अनेक, और मर का मतलब है भाग। ठीक है, मतलब कि अनेक भागों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो पॉलीमर का मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि क्या है। उसके बाद में संश्लेषित रेशों के प्रकार। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो कि सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी श्रृंखलाओं में ग्लूकोज की इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार बच्चों। इसमें फर्स्ट है आपका रेयॉन। रेयॉन या फिर विस्कस रेयॉन। रेयॉन को हम मैन मेड सिल्क भी कहते हैं, मानव निर्मित सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सस्ता होता है और प्लास्टिक के टाइप का थोड़ा बहुत दिखता है, और इसमें शाइन होती है और अच्छा दिखने वाला एक रेशा है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आपने कक्षा 5th 6th 7th में पढ़ा है कि रेशे कीटों से रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट में प्रत्येक व्यक्ति को मूल्य रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों द्वारा रेशम समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्ति हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन आदि गलीचे आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद है बच्चों अगला वाला आपका नायलॉन। नायलॉन एक बहुत ही मजबूत पॉलीमर है, वो भी इंसान ही बनाता है। नायलॉन के 2-3 रूप होते हैं, इसमें से यहाँ पे शायद सिंपल नायलॉन है, नायलॉन 66 होता है, नायलॉन 65 होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के नायलॉन होते हैं। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है जिसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। इसका निर्माण किससे किया गया? कोयले से, जल से और वायु से। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा
प्रबल, जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है, प्रत्यस्त और हल्का होता है, ठीक है। यह एक चमकीला व धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट की चट्टानों चढ़ने और रस्सी के आदि जो पैराशूट पे चढ़ने वाली रस्सियां होती हैं आपकी, सॉरी, पैराशूट की जो आपने देखा होगा सरफेस होती है वो नायलॉन की बनी होती है बच्चों, और जो माउंटेन हाइकिंग करते हैं, ठीक है ना, माउंटेन पर चढ़ते वगैरह हैं, उसकी जो हमारी रस्सियां होती हैं वो भी नायलॉन की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इवन हमारी गाड़ी के जो टायर वगैरह होते हैं वो भी बच्चों नायलॉन के ही बने होते हैं, ठीक है ना। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लेते हैं, जैसे कि जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीटें, पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट आदि निर्माण में भी किया जाता है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पैराशूट है इसकी सारी रस्सियां नायलॉन की और जो ऊपर का पर्दा है ये भी नायलॉन का है, क्लियर है। इसके बाद में जो माउंटेन हाइकिंग कर रहा है यहाँ पे एक आदमी, इसकी जो रस्सी है वो भी नायलॉन की है, और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। यहाँ पे जो नायलॉन का तार है उसकी मजबूती बताई गई है कि वो लोहे की वायर से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब आपके क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा, एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिसमें यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, चित्र में दिखाए अनुसार 3.5 में प्रदर्शित किया है वैसा का वैसा। अब यहाँ पे आपका जो सूती धागा है बच्चों, इसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे हम। क्या चेक करेंगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ, ठीक है, मतलब हमें देखना है कि ये कितना वजन बढ़ाने पर टूटता है। एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकते हुआ एक धागा है, इसमें एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसे बांट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बांट जब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशों की सामर्थ्य बताता है। जैसे मैंने आपको बताया, यह क्या होगी, स्ट्रेंथ, उस फाइबर की स्ट्रेंथ होगी जो कि आप निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी फाइबर आपने लटकाया उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को ऊन, प्लास्टिक, रेशम, नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी में भर दीजिए और उन्हें आपस में मिलान करिए। पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, बच्चों ये आपका अगला रेशा है, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर आप जानते हो जो थर्माकोल होता है आपका, वो होता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती है। वैसे इसको हम कॉटन सिल्क भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉलिएस्टर को, पॉलिएस्टर वो भी होता है हमारा जो फोम वगैरह होता है, ठीक है, वो भी होता है। तो यह एक संश्लेषित रेशा है, इससे बने हुए कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है। यह सपाट रहता है, वह सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। अपने लोगों को सुंदर प्लास्टिक कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन व लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है, ठीक है। पेट या फिर पीईटी एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार व अन्य बहुत सी उपयोगी चीजें बनाने में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाएं और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाएं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संश्लेषित रेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके गुणधर्म है। इसके अलावा हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिक कितने टाइप की होती है ना। और इसके अलावा अन्य रेशों के बारे में भी पढ़ेंगे या फिर अन्य पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे बेकेलाइट है ना, और यूरिया और अमोनिया रेजिन, और ये सारे इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू। आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पर ही।